बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। बात जरा भारत और चीन के सरहदी तातुल की करते हैं, जिसके खत्म होने की तवक्कुआत हैं, क्योंकि चीन और दिल्ली के दरमियान अब तक बातचीत हुई और इसके मस्बत नताइज आएंगे। इसकी तरफ इशारा चीन के अफवाज की तरफ से भी किया गया। चीनी वजारत खारजा अब तक चूंकि मुलाकातों का एक दौर चला रही थी, लेकिन वजारत दिफा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है चीन की, उसका भी एक बयान जारी हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि सरहदी इख्तिलाफात खत्म होने के बिल्कुल करीब हैं और भारत के साथ कुछ मामलात पर इत्तफाक राय तक पहुंच गए हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक चीन और हिंदुस्तान मशरकी लद्दाख में जो तातुल है साल 2020 से ज्यादा कशीदगी खित्ते के अंदर देखी गई और अरुणाचल प्रदेश में भी मुतनाज़ा मकामात पर फौजियों को हटाने पर इख्तिलाफात कम करने और कुछ इत्तफाक राय पैदा करने में कामयाब रहे हैं। दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। ज़ांग जियांगांग की तरफ से चीन और भारत ने सिफारती और जो फौजी जराए से एक दूसरे के साथ राब्ते को बरकरार रखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा और भारत के कौमी सलामती के मशीर के दरमियान और सरहदी मुशावरती जो मैकेनिज़्म का ज़राया है वो भी शामिल हैं। मीटिंग्स चलती रहीं, बैक टू बैक डेलिब्रेशंस हुई और कौमी दिफा की वजारत के तर्जुमान ज़ांग के मुताबिक चीन और भारत दोनों बातचीत के जरिए अपने इख्तिलाफात को कम करने में कामयाब भी नजर आए हैं। एक दूसरे के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हुई और इत्तफाक़ राय कायम करने की एक कोशिश जो बहुत हद तक मस्बत और कामयाब नजर आए। दोनों फरीक़ैन ने जल्द अज जल्द एक मुआहिदे तक पहुँचने पर भी इत्तफाक़ किया है और ख़ास तौर से वो पॉइंट्स डेमचोक, डेप्संग और आसपास के इलाके जहां पर राब्ते मुनक़ता हुए थे, दोनों मालिक के दरमियान बातचीत दोबारा से शुरू करने या काम करने पर दोबारा तवज्जो दी जा रही है। और लद्दाख में सरहदी इख्तिलाफात को ख़त्म करने में अगर थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल होती है तो ये बड़ी कामयाबी दोनों ममालिक के लिए होगी। ये तो एक खबर, लेकिन बात जब LAC की हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हो रही है, तो आपको एक और खबर से आगाह करते चलें कि भारत और चीन के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें मस्बत पेशरफ्त का भी इम्कान इसलिए भी है क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मशरकी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो मसाइल थे जिन पर हल तलाश किया जाना चाहिए था वो हो चुका है और भारत जल्द नए जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं या जो वो रास्ते जहां पर कुछ एतराज़ात चीन की तरफ से थे उन रास्तों पर दोबारा से अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर सकता है। तातुल से पहले की जो पोजीशन है, जून, अप्रैल, मई का महीना या 6 मई की तारीख आपको याद होगी, साल 2020 जब गलवान से पहले का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद सूरत हाल कहां तक पहुंच गई हम सबको याद है। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पर बातचीत होती रही। वक्त गुजरने के साथ साथ फौजी सतह पर, सिफारती सतह पर ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें की गई और इन सब के बीच में दोनों तरफ से मशरकी लद्दाख में 50 से 60 हज़ार एडिशनल जो ट्रूप्स थे या फौज के एहलकार थे वो वहां पर पहुंचाए गए। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के एहलकार भी तैनात किए गए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां कोशिश ये की गई कि दोनों तरफ से अफवाज पीछे हटे, किसी भी तरीके से कशीदगी मजीद खत्ते के अंदर जंग जैसी सूरत हाल पैदा न करे। और पहली मरतबा इस पूरे पीरियड में हमने देखा कि तवील मुद्दत के बाद गोली भी चली थी लद्दाख में। तो उस सिचुएशन के बाद अब खबर यह है कि पॉसिबल सोल्यूशन निकल सकता है। अप्रैल 2020 से पहले की जो पोजीशन है, अरुणाचल प्रदेश और मशरकी लद्दाख में जिस पर मुसलसल डिस्कस होता रहा, दिल्ली के एक बड़े अखबार की जानिब से इस पर रिपोर्ट के जरिए भी तस्दीक की गई कि तातुल से कबल की जो पोजीशन है वो जल्द बहाल हो सकती है। और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर या वो जो पॉलिटिकल चैनल्स थे उनके जरिए बातचीत हुई, मुज़ाकरात दोनों तरफ से आगे बढ़े और वो ग्रुप जिसको वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, WMCC जिसको आप कहते हैं, अगस्त 29 को बाज़ाब्ता तौर पर बीजिंग के अंदर आखिरी इजलास मुनक्किद हुआ और कहा गया कि इंडियन मिलिट्री के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद मस्बत पेशरफ्त यह हुई कि अप्रैल 2020 से पहले वाले की जो पोजीशन है, पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट से जहां पर एक दूसरे को शायद अफवाज बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मुमकिन है कि अगले 6 महीनों के दौरान उन पुराने पॉइंट्स पर दोबारा से भारत की फौज एक बार फिर से पेट्रोलिंग कर सकती है। चलिए जनाब, ये तो थी मशरकी लद्दाख के अंदर
चीन के साथ जारी तातुल में पेशरफ्त हो सकती है। ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर चीन के साथ लगने वाली सरहद जो लद्दाख के अंदर है, जहां पर तनाव है, दोनों फौजें आमने सामने हैं, ये शायद मामला ठंडा होगा, क्योंकि कंटिन्यूस एफर्ट्स दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और भारत सरकार ने जिस तरीके से इस मसले को हैंडल किया है, शायद ये मामला बहुत जल्द हल होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और बात उस नौजवान की करते हैं जो जिस्मानी तौर थोड़ा सा कमजोर जरूर है, लेकिन एक बार फिर उसने ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान किसी से भी कम नहीं है। आपको याद होगा कि टीवी शो एक चल रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जम्मू कश्मीर और स्पेशली जम्मू सूबे के नौजवान ने अपनी नुमाया कामयाबी हासिल कर दी है और दस्तक देकर यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान किसी भी तरीके से कम नहीं है। पहला करोड़पति केबीसी सीजन 16 का सामने आया है और इसका ताल्लुक जम्मू सूबे से है। चंद्र प्रकाश 25 साल नौजवान जिसने सीजन 16 में पहला करोड़पति बनने का एजाज हासिल कर लिया है। अब ये जो नौजवान है 5 से 6 सर्जरियां इसे आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने हौसला और हिम्मत नहीं छोड़ी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ता रहा और जब मौका केबीसी के अंदर मिला तो सबके रोंगड़े खड़े कर दिए। उन तमाम सवालों का जवाब लॉजिक से दिया, मंतिक से दिया, जो केबीसी सेट पर या केबीसी सेट से बाहर पूछे गए, जिसकी वजह ये थी कि खुद अमिताभ बच्चन और तमाम केबीसी के मुंतज़मीन इसके साथ बैठते रहे, इनकी बातें सुनते रहे और फाइनली वो दिन आया जब इसने सबको चौंका दिया और सीजन 16 में पहले केबीसी के अंदर ये 25 साल नौजवान करोड़पति बन गया है। इनके वालिद अशोक शर्मा है जो फिलवक्त प्राइवेट सेक्रेटरी है डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर जम्मू के अंदर। इनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उन्होंने न सिर्फ उनका सर फख्र से ऊपर किया है बल्कि पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन किया है और जिन मुश्किलात से वो गुजर कर बाहर आया है, कभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो पढ़ते रहे और आज इस मकाम तक आ चुके हैं कि सबके सामने उन्होंने अपनी सलाहियत का मुजाहिरा कर दिया। पहले करोड़पति सीजन 16 के जम्मू से है चंद्र प्रकाश, तस्वीर आपके सामने है। 25 साल उम्र, 7 सर्जरी से गुजर चुका है। 8वीं सर्जरी का डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है। 1 करोड़ रुपए जीता और 1 करोड़ पर भी यहाँ से पीछे हटने का फैसला इसलिए क्योंकि जो अगला सवाल था वो शायद उन्हें वापस 50 लाख पर ला सकता था अगर जवाब गलत होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्विट करने का फैसला किया और इसका मतलब ये था कि 1 करोड़ रुपए वो पूरा लेकर आएंगे। इनमें ये भी था कि मुश्किल तरीन सवालात कई जिनसे उनको गुजरना पड़ा और जब यहाँ पर कोई क्विट करता है तो जिस रकम के ऊपर जो फाइनल क्वेश्चन का आंसर होता है, जो टोटल रकम जीती होती है वो उसको मिल सकती है, लेकिन अगर गलत जवाब चला जाए, आपकी लाइफ लाइन्स भी खत्म हो चुकी हो, जो चंद्र प्रकाश के साथ हुआ, वहां पर क्विट करते हुए 1 करोड़ रुपए जीता और पहला करोड़पति इस सीजन का न सिर्फ बल्कि जम्मू कश्मीर से पहला नाम और यूपीएससी की तैयारियों में सिर्फ मसरूफ है। अखनूर से इसका ताल्लुक और बताता है कि ये रकम अब उसके इलाज के लिए खर्च होगी। जिस्मानी पेचीदगियों या परेशानियों के बावजूद भी चंद्र प्रकाश ने हिम्मत नहीं हारी और जो उसके अज़्म का जिसका उसने इरादा किया उसमें किसी भी तरीके से उसने रुकावट इन मामलात को नहीं बनने दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा उन लोगों की करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर जब मईशत की बात होगी, जब इक्तसादियात की बात होगी, इक्तसादी सूरत हाल बेहतर करने की बात होगी तो शायद इन लोगों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो काश्तकार जो मेवा सनत से जुड़े हैं, वो काश्तकार जो सेब की कदीम सनत से जुड़े हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कई तरह के चैलेंजेस, पहले मौसम ने इनके लिए परेशानी पैदा की और वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमती सतह पर भी कुछ गैर संजीदगियां इनके लिए बाइस मुसीबत बनी। आज का वक्त भी ऐसा है उन तमाम लोगों के लिए जो बिलखुसूस फ्रूट ग्रोवर्स हैं और वादी कश्मीर के कई मकामात से जो मुल्क की अहम तरीन मंडियों में जाने वाला सेब था या मेवा था, वो कम पहुंचना और अचानक से उसके रेट में कमी होना सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बन रही है। एक तो इससे पहले आपको याद होगा 1.5 माह कबल या कुछ पीछे चले आप जाएं, जम्मू कश्मीर के अंदर शदीद किस्म की बारिशें हुई अगस्त के महीने में
और कई एक जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचा। इनमें मेवा बागात भी थे, खास तौर से सेब के बागात बुरी तरह मुतासर हुए। शुमालो जुनूब या वस्ती इलाकों के अंदर नुकसान काफी ज्यादा हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चीजों में बेहतरी का इम्कान था। कंसर्न महकमे ने चीज़ों का जायज़ा लिया, तखमीना लगाया जा रहा था और शायद नुकसान का भी तखमीना लगाने के बाद अभी चीज़ें ठीक नहीं हुई थी। तो इस दौरान जब आज फल खाने का वक्त आया तब अचानक से रेट्स ऐसे में भी डाउन हो गए, क्योंकि मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान से सेब पहुंच रहा है। बांग्लादेश की मंडियां ओपन हुई थी, तो इन काश्तकारों के लिए राहत की बात यह थी कि बीच में बांग्लादेश बंद रहा, दोबारा से मार्केट्स ओपन हुई, वहां का सेब नहीं आया बल्कि यहाँ का इंटरनेशनल मंडी में गया और उस वजह से थोड़ी सी राहत इन को या सेब सनत से वाबस्ता लोगों को मिली। आज के वक्त में आप देखते हैं वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में लोग इसलिए परेशान हैं, इसलिए मुसीबत में हैं कि वो जो 2 या 3 महीने पहले झटका लगा था, मौसम ने नुकसान पहुंचाया था, कई एक जगहों पर शदीद किस्म की चालाबारी हुई थी, ओले पड़े थे, उस ओलावृष्टि से जो नुकसान उठाया था अभी उसका तखमीना मुकम्मल तौर पर शायद लगा कि एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई और तकरीबन आज के वक्त में 30% के आसपास एक अंदाजे के मुताबिक नियर अबाउट 30 to 35% जो असल रेट है, असल कीमत, वो मार्केट में काफ़ी नीचे चली गई है। दूसरी बात ये कि जो चूँकि आप जानते हैं अफगानिस्तान से जो सेब आ रहा है, फिर इम्पोर्ट ड्यूटी के मामला जिसको कम करने की बात या बढ़ाने की बात बार बार कही जाती रही। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स यूनियन के मुताबिक जो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्टेड बॉडी है, सेब की सनत से वाबस्ता लोग हैं, जो कारोबारी हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है, सरकार के नोटिस में मामला लाती है। वो बताती है कि जो 30 से 35% नीचे रेट्स चले गए हैं, मंडियों पर बराह रास्त मनफी असरात मुरतब हुए हैं। अक्टूबर और नवंबर में मजीद परेशानियां बढ़ने वाली हैं और आइंदा दिनों में आप देखेंगे ये जो 30% के आसपास है, ये 50 को टच कर सकता है। तो परेशानी एक नहीं है कि बाहर से सेब आ रहा है, परेशानी मौसम ने पहले नुकसान पहुंचाया था, उससे बाहर अभी ये किसान या काश्तकार निकले नहीं थे, तखमीना मुकम्मल तौर पर लगा नहीं था कि एक दूसरी मुसीबत आन पड़ी, जिस पर हुकूमत के सामने हमने देखा रिप्रेजेंटेशंस दी गई, डेलिब्रेशंस हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। और नतीजा क्या है वो आज आपके सामने हम रख रहे हैं। मनफी उसके असरात मंडियों से लेकर बागात तक पड़े हैं। चलिए जनाब, किसान एक बार फिर परेशान। अब जरा बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात उन स्कूलों की करते हैं जिनको लेकर एक अलार्म बेल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बजाया था। स्टेट लैंड घास चराई पर सरकार प्राइवेट स्कूल्स बनाए गए थे, उनकी रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो रही थी, लेकिन वन टाइम रिलीफ का फैसला जो है वो एक बार फिर लिया गया है। सरकारी ज़मीन पर स्कूलों के मामले पर वन टाइम एग्जेप्शन जो है वो देने का फैसला ले लिया गया है और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को ये दरख्वास्त की है कि प्रोविजनल एफिलिएशन इन स्कूलों की बहाल की जाए। वो स्कूल जो अभी तक भी अपनी एनओसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लाने में नाकाम हुए, क्योंकि यहाँ से इम्तिहानात बड़े पास में है, तो एक वन टाइम ब्रीदर उन्हें दिया जाए और उन्हें उनकी जो प्रोविजनल एफिलिएशंस है वो बहाल की जाए। कई स्कूल मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, एंटायर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर नाकाम हुए हैं जी। रिक्विजिट एनओसीज जो लानी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट या जेके बोस को थमा देनी थी, उसमें वो नाकाम हुए हैं और जब वो नाकाम हुए तो उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हुई और हमने ये भी देखा कि बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसके इम्तिहानात दूसरे स्कूल में हो रहे हैं और जब वालिदैन को ये पता लगा तो उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया। लास्ट टाइम हमने वो चीज़ें भी देखी है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ब्रीदर जो है इन स्कूलों को मिल सकता है, क्योंकि वन टाइम एग्जम्पशन जो है वो करने का फैसला लिया गया है। बॉल जो है वो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पाले में चली गई है। देखना होगा कि इंतजामिया वहाँ से क्या कुछ फैसला करेगी, लेकिन सीधे श्रीनगर चलेंगे। इमरान नाइकू इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है, क्योंकि मामला एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों स्कूलों का है जो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पर यह तलवार लटक रही है कि आप अपनी ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो एनओसीज है वो सबमिट करें, तब जाकर आपको एफिलिएशन मिलेगी। इमरान नाइकू, स्कूलों का मामला है, तालीम का मामला है, नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का मामला है, लेकिन इस बीच खबर ये है कि स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ब्रीदर दिया है, एक रिलीफ देने का ऐलान किया है। क्या इस पर मिन्नो अन किया है या अभी भी कुछ हिक्स है, कुछ परेशानियां हैं जिनको लेकर एड्रेस करने की ज़रूरत है?
عمران کیا تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ عمران سے رابطہ جب تک ہوگا آپ کو یہ بھی باتیں چلیں. آپ بہت پہلے یہ جب معاملہ سرخیوں میں آیا تو اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سرکاری زمینوں پر یا کہیں گھاس چرائی پر کہیں سکولز تھے تو کہا گیا تھا کہ کم سے کم ان کے پاس جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہیں ان میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ یا NOC جس کو آپ کہتے ہیں وہ کم سے کم پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود اتھارٹیز نے اس بات کی تصدیق کی کہ بہت سارے ادارے یہ کام کرنے میں اور ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس آگے لے جانے میں ناکام ثابت ہوئے. لیکن اس پر مزید ذرا جب بات کر رہے ہیں, عمران ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. عمران, یہ جو ایک بار پھر سے کم ایک بار کی چھوٹ اسکولوں کو دی گئی ہے, کیا مطلب اس کا ہے؟ کسی طریقے سے راحت کی بات مکمل طور پر یا فی الحال اس کو عارضی راحت ہم سمجھیں ان اسکولوں کے لیے؟ دیکھیے پہ تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں گورنمنٹ نے جموں اینڈ کشمیر اسکول رولز میں امینڈمنٹ کی تھی اور اس میں SO 177 کا ایک سیکشن لایا تھا اور جس کے مطابق گورنمنٹ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز دی تھی کہ جو بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا جو لینڈ سٹیٹس ہے اس کو ریونیو ریکارڈز میں شامل کرے. یعنی کہ جو بھی پرائیویٹ اسکول سے وہ دیکھے کہ وہ ان کی جو لینڈ ہے کیا وہ گورنمنٹ ہے یا ان کی وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے باضابطہ طور پر ایک ایوکشن نوٹس جاری کیا اور اس میں قریباً 155 ایسے اسکولز تھے جو یا تو گھاس چرائی پہ تھے یا اسٹیٹ لینڈ پہ تھے یا شملات پہ تھے اور ان کو حکومت نے نوٹس جاری کی تھی ایوکشن نوٹس کی, وہ فٹافٹ ان کو وہاں سے ایویکویٹ ہو جائے وہاں سے. لیکن اس کے بعد پرائیویٹ اسکولز میں جن میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس زیر تعلیم تھے اور انہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. لیکن ساتھ ہی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ جو اسکولز NOC نہیں لے پائیں گے یا جن کے پاس NOC نہیں ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی, وہ نزدیکی اسکولوں میں ان اسٹوڈنٹس کو فی الحال انرول کرے, وہاں پہ ان کا ایڈمیشن لیا جائے. لیکن پھر اسی سال آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں جموں کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ نے پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز دی کہ وہ بچوں کے جو تعلیمی سال ہے یا بچوں کے اسکول بچوں کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اس معاملے پر نظر ثانی کرے اور ایک ریلیف ہائی کورٹ کی طرف سے ملی تھی پرائیویٹ اسکولز کو. لیکن اب جس کا آپ ذکر کر رہے کہ جو ایک سرکولر گورنمنٹ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے, یہ دراصل ون ٹائم ایفیلیشن ملی ہے فی الحال پرائیویٹ اسکولز کو. یہ وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کو اسی اسکول رول کے تحت جو امینڈمنٹ کی گئی تھی, جو NOC نہیں لے پائے تھے, جو گھاس چرائی پہ, شملات پہ, اسٹیٹ لینڈ پہ جو اسکولز تھے, ان کو فی الحال 2023-24 اور 2024-25 یعنی 2025 تک ان کو سرکار نے کہا ہے کہ وہ فی الحال ایفیلیٹ ہو سکتے. انہیں تمام وہ لواز گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, JNK بورڈ آف اسکول ایجوکیشن دے گی جو باقی ایفیلیٹڈ اسکولز کو ہے. یعنی کہ ون ٹائم ایفیلیشن فی الحال پرائیویٹ. اچھا, اس میں جو ابھی عمران ہمارے پاس اطلاعات ہے نیوز ڈیسک کو, وہ یہ ہے کہ 2 بڑے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک طرف سے جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہے اور دوسری طرف سے اسٹیٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. دونوں ڈپارٹمنٹوں کی وجہ بیچ جو ہے وہ تال میل نہیں ہے اور نوٹا نوٹی کا سلسلہ چل رہا ہے اور شاید لگ رہا ہے کہ عدم توجہ ہی ہے 2 میں سے ایک کی. دیکھیے, جب یہ معاملہ پرائیویٹ سکولز کی طرف سے ہائی کورٹ میں چلا, ہائی کورٹ میں پرائیویٹ سکولز نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی. اس کے بعد بورڈ آف سکول ایجوکیشن یعنی جسے ہم JK بورڈز بھی کہتے ہیں, ان کے درمیان اور ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن جموں, ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر کے درمیان جو آپسی کو جو کنسنسس ہے اس معاملے پر, انفیکٹ وہ ابھی تک نہیں ہو پایا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو ہم ایفیلیشن دے نہ دے, سکولز کو ایفیلیشن دے نہ دے, یہاں سے ڈائریکشنز بھی ہے, یہاں سے 1 لاکھ بچوں کا معاملہ بھی ہے, یہاں سے اس میں جماعت کے سب سے زیادہ سکولز ہیں. تو ابھی تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا ہے. تو فی الحال اس معاملے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے یہ اسٹوڈنٹ کے مفاد میں فی الحال سرکولر نکالا گیا ہے کہ فی الحال 1 سال کے لیے ریلیکسیشن دی جائے گی. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ عمران نائک کو جوائن کرنے کے لیے.
کہ दो डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा सा रिलीफ जो है वो उन हज़ारों नौजवानों को होगा जो इन स्कूलों के अंदर ज़ेर तालीम है, और उन मुंतज़मीन को भी होगा जो ये स्कूल चलाने पर। ज़रूरत यह है कि तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा भी किया जाए। बात एजुकेशन की हो रही है तो ज़रा जम्मू इंतज़ामिया का भी एक फ़ैसला आपको सुनाते चले। रात देर गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ नोटिफिकेशन जारी हुई और जिसके बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नरों ने भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं, और अब ये नया हुक्मनामा जो है वो सामने आ चुका है। ज़िला जम्मू और ज़िला सामा के अंदर तमाम तालीमी इदारे 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बंद रहेंगे। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को तमाम तालीमी इदारे जो है वो बंद रहेंगे। 30 की प्रिपरेशन होगी क्योंकि आखिरी पड़ाव चुनाव का है, और 1 को वोटिंग होगी। और ये साफ कर दिया गया कि जनरल इलेक्शन जो असेंबली के यहाँ पर चल रहे हैं उसके पेश नज़र जम्मू और सामा के अंदर 30 और 1 तारीख पर छुट्टियाँ होंगी, और तमाम कई ऐसे स्कूल्स हैं जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर बहुत सारे बच्चे और वालिदैन ऐसे जिन्हें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वो तमाम चीज़ें ऐसा तरीके से हो पाए। यही वजह है कि 30 तारीख और 1 तारीख को छुट्टी करने का फैसला ले लिया गया है, और तमाम हेड ऑफ द स्कूल कॉलेज ज़िला सामा ज़िला जम्मू के अंदर ये साफ कर दिया गया कि अगर किसी ने भी हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई भी की जाएगी। शिल्पा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन कर रही हैं, उनके पास भी चलेंगे। पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। शिल्पा, ये जो एक प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, 30 सितंबर को पर्टिकुलर एक दिन पहले हम देख रहे हैं नेक्स्ट डे पोलिंग होगी, तैयारियां की गई हैं कि स्कूल बंद रहे। क्या इस सिलसिले में पेरेंट्स को पहले से बता दिया गया है? किस तरह की एडवाइजरीज हैं पर्टिकुलर उन एरियाज के अंदर जहां पर पोलिंग स्टेशन में कन्वर्ट किया जाए को या इंस्टीट्यूशंस को? हाँ जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ जम्मू एंड सामा के द्वारा जो है वो ऑर्डर जारी किया गया है, जहां पर 30 सितंबर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो है वो छुट्टी यानी कि हॉलीडे जारी कर दी गई है, ताकि जो भी जितने भी पेरेंट्स हैं और जो भी हमारे यूथ वोटर्स हैं वो वहां पर जाकर जो है वो यानी कि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जगहें जो अलग होती हैं तो उन्हें मुश्किल आती है, और कहीं ना कहीं ऐसा रीजन सामने आता है कि वो वोट नहीं कास्ट कर पाते क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाता वहां पर जाने के लिए। तो तमाम सभी कहा गया है कि आप अपने नेटिव जगह पर पहुंचिए और वहां पर जो है वोट कास्ट कीजिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है, और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन सभी को जो है वो पोलिंग बूथ पर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उन सभी पेरेंट्स और यूथ जिस तरीके से स्वीप कार्यक्रम की बात करें तो वो भी इस समय देखने को मिल रही है। अवेयर किया जा रहा है यूथ को, जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स है उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि आप अपना वोट जो है वो कास्ट कीजिए, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये वोट है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि कई लोग जैसे मैंने पहले कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर से जो है वो दूरी पर उनकी यानी कि जो जहां पर वो वोट कास्ट करने वाले हैं तो काफी दूर जगह होती है, तो वो वहां पर पहुंच नहीं पाते, तो उनका वोट कहीं ना कहीं जाया चले जाता है। तो जिसके चलते 30 सितंबर को ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है वो हॉलीडे जारी की गई है, ताकि यूथ और पेरेंट्स बुजुर्ग अपनी नेटिव प्लेसेस में जो है वो पहुंच सके और अपने वोट को जो है वो कास्ट कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 30 और 1 अक्टूबर को जम्मू और सामा के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, और ये छुट्टी सिर्फ पोलिंग के पेश नज़र कर दी गई है। फिलहाल वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे, ज़रा सियासत के मैदान में आज क्या कुछ हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आपको ज़िला कुपवारा भी लिए चलेंगे, वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है। और 2017 से एक काम हाथ में लिया गया, और 2024 के आखिर पर जब हम चल रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं, अभी भी वो काम पूरा नहीं हुआ है। काम था क्या, कितना बड़ा था, और क्या वजूहत है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा प्रोग्राम सलाम जेके। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।